एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में वी विल बी स्टडिंग आवर चैप्टर नंबर 7 एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर फॉर क्लास 12th हिस्ट्री। राइट, आपका CUET एंड CBSE बोर्ड्स दोनों के लिए ही ये वीडियो रेलेवेंट है बिकॉज वी विल बी कवरिंग द होल चैप्टर इन वन शॉट। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं इस चैप्टर में से। सबसे पहले जो बेसिक हमें एक फ्रेमवर्क बताते हैं चैप्टर का, कैसे सब कुछ एस्टैब्लिश हुआ, एम्पायर किसने डिस्कवर किया, क्या उसमें क्लासिफिकेशंस थी, रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स। सो नंबर 1 नंबर 2 दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन किंग्स एंड ट्रेडर्स, पूरा ट्रेड वाला हमारा पार्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, ये चारों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत के। देन इसी के अंडर रायास एंड नायकास का भी हमें पावर, द अमर नायका सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देन वी हैव विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनविरॉन्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक रीडिंग चाहिएगी इसमें बिकॉज ज्यादा आंसर्स इस पे नहीं आते। राइट, इसमें वाटर रिसोर्सेज का बताया गया है, फोर्टिफिकेशंस का बताया गया है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जस्ट बेसिक रीडिंग इज एनफ। देन वी हैव द अर्बन कोर। अब यहाँ रॉयल सेंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, अर्बन कोर पता होना चाहिए, रॉयल सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा बोर्ड्स में आपको पूछा जाएगा, महानवमी दिब्बा। महानवमी दिब्बा क्या है, कैसे है, किससे एसोसिएटेड है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। राइट, फिर अदर बिल्डिंग्स इन रॉयल सेंटर, बेसिक रीडिंग पता होना चाहिए, नाम आप 1-2 पॉइंटर्स में डाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे द सेक्रेड सेंटर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। ये हमें ओवरव्यू बताया गया है, रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। यहाँ हमारा आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपुराम्स एंड मंडप्स क्या होता है ये, व्हाट डिड दे रिप्रेजेंट। राइट, एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विरूपक्षा टेम्पल एंड विठल्ला टेम्पल। इन दोनों पे से आपको कोई भी एक शॉर्ट आंसर आ सकता है, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। शॉर्ट बनता है मोस्टली ये करके ही जाना है। राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट, यहाँ वो विरूपक्षा के बारे में था, यहाँ विठल्ला टेम्पल का शुरू हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन द लास्ट टॉपिक प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स, बस रीड करना है, बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है। राइट, एक ये कंक्लूजन हमें मिलता है। राइट, सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 7 विजयनगर। क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स, बेसिक रीडिंग करेंगे, समझ जाएंगे। राइट, चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन। चलिए, सो टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम सबसे पहले याद कर लेंगे 14th to 17th सेंचुरी। राइट, 14 से 17th सेंचुरी तक हमारा विजयनगर एम्पायर लास्ट किया। चलो शुरुआत करते हैं। विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री, विजयनगर का सिनोनिम है, दूसरा नाम क्या है, सिटी ऑफ विक्ट्री। इसको ट्रांसलेट कर दिया है इंग्लिश में विजय, विजय यानी कि विक्ट्री, नगर यानी कि सिटी, तो सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी, ये एक सिटी भी है जो एम्पायर का कैपिटल है, पूरे एम्पायर को भी विजयनगर बोलते हैं और वहां पे एक सिटी है उसको भी विजयनगर बोलते हैं। राइट, वाज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर। द एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी, यहाँ पे हमने बात कर ही ली है। राइट, in its heyday it stretched from the river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula। अब आज के अगर हम मैप के अकॉर्डिंग बात करें तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड था, कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ से लेके पूरा एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला। देखते हैं जरा मैप में, यहाँ से हमारा कृष्णा रिवर आता है, तो यहाँ से शुरुआत होके पूरा हमारा पेनिनसुला, साउथ का पूरा पेनिनसुला आता है। राइट, सो वी हैव कर्नाटका एज अ स्टेट, केरला, तमिलनाडु, राइट, वी हैव ओडिशा, तो ये सारा हमारा विजयनगर रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, स्ट्रेच आपको पता होना चाहिए। इन 1565 द सिटी वॉज सैक्ड एंड सब्सिक्वेंटली डेजर्टेड। अब इसकी डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। Although it fell into ruin in the 17th, 18th century, it lived on in the memories of people living in Krishna Tungabhadra Doab. Krishna Tungabhadra Doab यानी कि द पीपल हु वर लिविंग इन द विजयनगर एम्पायर, कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच में जो सेटलमेंट था दोआब, जहां लोग रहते हैं बिटवीन द टू रिवर्स, वहां के लोगों की मेमोरी में अभी भी ये एम्पायर जिंदा है। राइट, दे रिमेंबर्ड इट एज हम्पी, a name derived from that of the local mother goddess पंपा देवी। पंपा देवी के नाम से रिमेंबर करते हैं, उनको लोकली क्या नाम बुलाते हैं, हम्पी।
These oral traditions combined with archaeological finds, monuments and inscriptions and other records helped scholars to rediscover the Vijayanagar Empire. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सोर्सेज की बात हो रही है. अगर आपने मेरी बाकी हिस्ट्री वीडियोस देखे हैं, मैंने आपको समझाया है सोर्सेज क्या होता है, हिस्टोरियंस कैसे ये इंफॉर्मेशन हमें दे रही हैं कुछ सोर्सेज के थ्रू जहां से उन्होंने सुना. तो कौन कौन से सोर्सेज हैं ये? ओरल ट्रेडिशंस यानी कि जो मुंह जुबानी हम कहानियां सुनते आते हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने सबूत ढूंढे हैं, राइट, मॉन्यूमेंट्स जो बिल्डिंग्स हैं जो शोकेस करती हैं कि हाँ ऐसा कुछ था, एंड इंस्क्रिप्शंस, रिटन रिकॉर्ड्स एंड अदर सच रिकॉर्ड्स. ये हमारे सोर्सेज हैं ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं. अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 से. द डिस्कवरी ऑफ हम्पी इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हैं अगर विजयनगर पे क्वेश्चन आए, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना पड़ेगा. चलिए, द रूइंस एट हम्पी. रूइंस यानी कि जो बहुत सारे टूटे हुए पीसेस ऑफ बिल्डिंग्स, रॉक्स, राइट, ऐसे सबूत. जो रूइन जब हो जाता है, जैसे कोई बिल्डिंग गिरती है तो उसमें जो बचा हुआ होता है, द फाइंड्स, राइट, दोज रूइंस एट हम्पी वर ब्रॉट इन लाइट इन 1800. 1800 में हिस्टोरियंस ने ये रूइंस को पाया, राइट. बाय किसने पाया? बाय एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड कर्नल कॉलिन मैकेंजी. वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है. कर्नल कॉलिन मैकेंजी. Who was he? He was an employee of the East India Company. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो एम्प्लॉय थे, वहां पे काम करते थे. He prepared the first survey map of the site. Much of the initial information he received was based on the, अब कहाँ से sources? Based on the memories of priests of Virupaksha temple. वहां के priests ने जो उन्हें बताया, राइट. एंड द श्राइन ऑफ पंपा देवी. श्राइन किसको बोलते हैं? द होली स्ट्रक्चर, जो हम जैसे मूर्तियां होती हैं जो भगवान जी की, गॉडेसेस की, गॉड्स की, राइट, श्राइन बोलते हैं उसे, राइट. तो एंड द श्राइन ऑफ पंपा देवी, यहाँ से सोर्सेस पता चले, कुछ पता चला इन रूइंस के बारे में कि पहले यहाँ पे क्या था, राइट. सब्सिक्वेंटली फ्रॉम 1856, अब सेकेंड, पहले किसने डिस्कवर किया? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने. अब सेकेंड पॉइंट पे आइए. फ्रॉम 1856 ऑनवर्ड्स फोटोग्राफर्स बिगैन टू रिकॉर्ड द मॉन्यूमेंट्स. अब मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स लेने लगे, विच इनेबल्ड स्कॉलर्स टू स्टडी देम. फिर स्कॉलर्स ने उन मॉन्यूमेंट्स को पढ़ना चालू किया, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, उनके रॉक्स को मेजर किया, राइट, कितने पुराने हैं, राइट. एज अर्ली एज 1836 epigraphists began collecting several dozen inscriptions found at this and other temples at Hampi. वो inscriptions इकट्ठा करने लगे अपनी information बढ़ाने के लिए, in an effort to reconstruct the history of the city and the empire. इनके बारे में हम और जाने. Historians collated information को इकट्ठा किया from these sources with accounts of, अब किसकी help ली? Foreign travelers and other literature that were written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. राइट, सोर्सेस बताए गए हैं हमें. क्लियर है? फर्स्ट जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आप इंट्रो में अपने लिख के आ सकते हैं. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में कॉलिन मैकेंजी के बारे में बताया गया है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट. बस रीड करना चाहो कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है. रायाज, नायकास एंड सुल्तान्स, इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस. अब इसके बेसिस पे जो हमने यहाँ पे इकट्ठा किया, जो हमने पढ़ा, 2 ब्रदर्स, किसने फाइंड किया था ये एम्पायर? 2 भाइयों ने, हरिहर एंड बुक्का. वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है, राइट. फाउंडेड द एम्पायर इन 1336, 14th सेंचुरी, राइट. 1336 में हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था. दिस एम्पायर इंक्लूडेड विद इन इट्स फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स. फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स का मतलब क्या है कि वो जो उनके बॉर्डर हैं वो डिफाइंड नहीं था, कभी एक्सटेंड हो जाता था, कभी वॉर हार गए तो कम हो गया, राइट. पीपल्स हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस. तो इस पूरे एम्पायर में अलग अलग तरह के डाइवर्स लोग रहते थे. ऑन देयर नदर्न फ्रंट, अब नदर्न फ्रंट की बात करी जाए, द विजयनगर किंग्स कंपीटेड विद कंटेम्पररी रूलर्स. उस टाइम के रूलर्स जो वहां पे थे, इंक्लूडिंग द सुल्तान्स ऑफ द डेक्कन एंड द गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा,
राइट, हमने बात करी फॉर कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर वैलीज एंड द रिसोर्सेज जनरेटेड बाय ल्यूक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड्स। अब नदर्न फ्रंटियर में किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता था? जो डेक्कन के सुल्तान्स थे और गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा, राइट। जो हमने मैप देखा उससे आप देख सकते हैं क्या लोकेशन रहेगी, राइट। किस लिए? फर्टाइल रिवर वैलीज हमारे कब्जे में हो, हमारे एम्पायर के अंदर आए, ताकि हम अच्छे से ट्रेड कर पाए और पैसे कमा पाए। एट द सेम टाइम इंटरैक्शन बिटवीन दीज स्टेट्स लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज। इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट होता था, राइट, तो शेयर होते थे आइडियाज, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। इसने ऐसा कुछ बनाया है वहां पे, चलो हम भी ऐसा करेंगे, राइट। अलग अलग चीजें आपको पता चलती हैं। द रूलर्स ऑफ विजयनगर बोरोड कॉन्सेप्ट्स एंड बिल्डिंग टेक्निक्स विच दे देन डेवलप्ड फर्दर, राइट। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, while historians use the term विजयनगर एम्पायर, कंटेम्पररीज जो तब के और एम्पायर्स थे और रूलर्स थे और लोग थे, वो इसको कैसे डिस्क्राइब करते थे? कर्नाटका साम्राज्यमु, राइट, कर्नाटका साम्राज्यमु। चलिए आगे चलते हैं। Some of the areas that were incorporated within the empire had witnessed development of powerful states. एम्पायर के अंदर ही बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिन्होंने पहले बहुत सारे पावरफुल रूलर्स को मतलब वहाँ पे उन्होंने कब्जा किया था, सच एज द चोलास इन तमिलनाडु, होयसालास इन कर्नाटका। रूलिंग एलिट्स इन दीज एरियाज हैड एक्सटेंडेड पेट्रोनेज टू इलेबोरेट टेम्पल्स। अब देखो, जो यहाँ पे राज करके गए हैं, रूल करके गए हैं, फेमस चोलास, होयसालास, वो क्या करते थे वहाँ के रूलर्स? पेट्रोनेज यानी कि स्पॉन्सर करते थे कि टेम्पल्स को इस तरीके से बनाया जाए, हम फंड्स देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से टेम्पल्स? बृहदीश्वरा टेम्पल एट थंजावुर एंड चेन्नकेशवा टेम्पल एट बेलूर। द रूलर्स ऑफ विजयनगर कौन है? ऑल्सो नोन एज रायाज, राजाज की जगह पर रायाज याद कर लीजिए। बिल्ट ऑन दीज ट्रेडिशंस एंड कैरीड देम एज वी विल सी लिटरली टू न्यू हाइट्स। तो उन्होंने भी यही ट्रेडिशन चालू रखा कि हम भी पेट्रोनेज करेंगे, हम भी स्पॉन्सर करेंगे और बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड करवाएंगे। क्लियर है? जैसा चला आ रहा था पहले से, राइट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है गजापति रूलर्स का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, राइट, ओडिशा की जो हमने बात करी। एंड डेक्कन सुल्तान्स टर्म्ड एज अश्वपति और लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, राइट। एंड द रायर्स आर कॉल्ड एज नारापति और लॉर्ड ऑफ मैन। तो ये जो विजयनगर के रूलर्स थे, दे वर नोन एज नारापति, लोगों के, लॉर्ड ऑफ मैन। तो यहाँ पे हमें लिटरल ट्रांसलेशन मिल गई है। चलिए आगे चलते हैं। किंग्स एंड ट्रेडर्स। चलो अब ट्रेड की बात करते हैं। As warfare during these times depended upon effective cavalry. Cavalry क्या होता है? Horses, right? The import of horses from Arabia and Central Asia was very important for rival kingdoms. अच्छा जी, अब वॉरफेयर है, अगर वॉर होगी, क्योंकि हमने देखा वो उनका फ्रंटियर है, वो कभी एक्सटेंड हो जाता था, कभी कम हो जाता था, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेबर्स, वॉर चलती रहती थी। तो अब वॉर में अगर आपको जीतना है तो आपके पास घोड़े भी होनी चाहिए, पूरी सेना होनी चाहिए, राइट। तो कैवलरी, वो हॉर्सेस को इम्पोर्ट करते थे फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया। आप कॉमेंट करके बताइए कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं सेंट्रल एशिया में? सारी स्तान वाली, राइट, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, राइट, अफगानिस्तान, ये सारी, राइट। एंड द मिडल ईस्ट, अरेबिया, राइट, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइवल किंगडम्स। तो ये ट्रेड भी होना इंपॉर्टेंट था। दिस ट्रेड वॉज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय अरब ट्रेडर्स। इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान दीजिए। ये ट्रेड कौन कंट्रोल करता था पहले? अरब ट्रेडर्स। लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स। अब लोकल कम्युनिटी की बात करें, मर्चेंट्स क्या होते हैं? जो ट्रेड में डील करते हैं, राइट, नोन एज कुदिराई चेतीस और हॉर्स मर्चेंट्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दीज एक्सचेंजेस। तो एक तरफ है अरब ट्रेडर्स और लोकल मर्चेंट्स कौन है? कुदिराई चेतीस और हॉर्स मर्चेंट्स, राइट। From 1498 other actors appeared on the scene. अब तीसरी एक और पार्टी आ जाती है, कौन है ये? पोर्चुगीज। These were the Portuguese.
सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे? पोर्चुगीज आए थे, ब्रिटिशर्स से भी पहले, राइट? सो दीज वर द पोर्चुगीज हु अराइव्ड सबसे पहले 1400s में ही, 1498 में पोर्चुगीज आते हैं, इंडिया को डिस्कवर करते हैं, हु अराइव्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट से आते हैं, एंट्री लेते हैं ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड अटेम्प्टेड टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशंस, राइट? यहाँ पे मिलिट्री स्टेशंस और ट्रेडिंग स्टेशंस बनाने की कोशिश करते हैं. देयर सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी, एस्पेशली द यूज ऑफ मस्केट्स, enabled them to become important players in the tangled politics of the period. तो अब एक और पार्टी आ गई, द पोर्चुगीज. मस्केट्स वो जो लंबी वाली गन्स होती हैं वो हैं, राइट? In fact, Vijayanagar was also noted for its markets dealing in spices, textiles and precious stones. अब विजयनगर की बात करें तो किस चीज़ में फेमस था? स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, कपड़ों में, एंड प्रेशियस स्टोन्स. Trade was often regarded as a status symbol for such cities which boasted of a wealthy population. ठीक है, अगर जहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा है वहाँ के लोग भी रिच होंगे, राइट? क्योंकि उनके पास पैसे आ रहे हैं, रेगुलर इनकम हो रही है, दैट डिमांडेड हाई वैल्यू एक्सोटिक गुड्स. अब भैया वो रिच हैं तो उनकी जो डिमांड्स होगी वो भी हाई फाई होंगी, राइट? स्पेशली प्रेशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी, तो वहाँ पे बहुत डिमांड में थी. The revenue derived from trade in turn contributed significantly to the prosperity of state. Right? जो रेवेन्यू आता था उससे स्टेट का भी नाम होता था, लोग भी रिच होते थे, ओवरऑल एम्पायर बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रहता था, राइट? चलिए आगे चलते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर. एपोजी का मतलब है सबसे ज़्यादा हाइट पे, सबसे ज़्यादा टॉप पे कब प्रॉस्पेरस हुआ एम्पायर, राइट? और डिक्लाइन का मतलब है एकदम उल्टा, कब एकदम खत्म हो गया एम्पायर, राइट? दोनों डिस्कस करते हैं. विद इन द पॉलिटी, क्लेमेंट्स टू पावर इंक्लूडेड. अब भैया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, कौन कौन पावर में आना चाहते थे? मेंबर्स ऑफ द रूलिंग लीनिएज, भैया जो लीनिएज चली आ रही है, किंग, उसका बेटा, राइट? ऐसे जो पॉलिटिकल लीनिएज है वो, एज वेल एज मिलिट्री कमांडर्स. और दूसरी तरफ क्या, मिलिट्री कमांडर्स हैं जो वो भी पावर में आना चाहते थे. The first dynasty, known as the Sangam dynasty, exercised control till 1485. अब इससे पहले वाली डायनेस्टीज की बात हो रही है, राइट? पॉइंटर बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद किसने रिप्लेस किया उन्हें? सलूवाज ने, राइट? सलूवाज वर मिलिट्री कमांडर्स हु रिमेन्ड इन पावर टिल 1503. वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी आपको चार्ट बनाओ लिख के, ठीक है? When they were replaced by तुलुवास, फिर तुलुवास आते हैं भैया, थर्ड डायनेस्टी, which belonged to कृष्णा देवराया, तुलुवा डायनेस्टी के ही थे. बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा देवराया के आसपास बहुत सारे क्वेश्चंस घूमेंगे, इंपॉर्टेंट है, राइट? तो याद कर लीजिए कौन सी डायनेस्टी से थे? तुलुवा डायनेस्टी. कृष्णा देवरायाज रूल was characterized by expansion and consolidation. यानी कि एम्पायर बहुत ज़्यादा बढ़ा, राइट? और एक्सपैंड हुआ, साथ ही साथ बहुत इंटैक्ट होता गया. दिस वॉज द टाइम वेन द लैंड बिटवीन द तुंगा भद्रा एंड कृष्णा रिवर्स, द रायचूर दोआब वॉज एक्वायर्ड and the rulers of Odisha were subdued and severe defeats were inflicted on the Sultan of Bijapur. बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. कृष्णा देवराया की जो डायनेस्टी थी, तुलुवा डायनेस्टी में से कृष्णा देवराया एक किंग थे जो पावर में रह चुके थे, और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया विजयनगर एम्पायर की एक्सपेंशन में. क्या क्या किया? सबसे पहली बात तो ये जो दोआब की बात हो रही है, कृष्णा तुंगा भद्रा दोआब, उन्होंने वो पूरा कंसोलिडेट किया, ठीक है? दूसरी बात, जो ओडिशा के रूलर्स थे उनको हराया, और तीसरी बात, सुल्तान ऑफ बीजापुर को भी हराया. ध्यान से देखते हैं एक बार मैप में, ये कृष्णा है एंड दिस इज तुंगभद्रा, एंड ये यहाँ पे विजयनगर सिटी सिचुएटेड है, और ये पूरा हमारा एम्पायर आता है. क्लियर है? अब यहाँ पे वी हैव, इधर हमारा ओडिशा है, ये हमने कैप्चर किया, एंड हमारा ये वाला जो रीजन है ये बीजापुर में आता है. आप ना प्लीज़ ये सर्च करके मैप पे देख लेना अपनी क्लैरिटी के लिए, राइट? बिकॉज आई कांट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स, राइट? तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपनी क्लैरिटी के लिए, राइट? तो पूरा जो विजयनगर एम्पायर था वो ऐसे पूरा एक्सपेंशन होके काफ़ी यूनिफाई किया गया, कंसोलिडेट किया गया.
Although the kingdom remained in a constant state of military preparedness, हमेशा रेडी रहता था वॉर के लिए, it flourished under the conditions of unparalleled peace and prosperity. But at the same time, under कृष्णदेवराया peace और prosperity एकदम अच्छा माहौल था. कृष्णदेवराया is credited with building some fine temples. ये जो हमने यहाँ पेट्रोनेज की बात करी, देख रहे हैं यहाँ पे. अब कृष्णदेवराया जी ने कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए? एंड एडिंग इम्प्रेसिव गोपुराम्स. गोपुराम्स क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे. टू मैनी सच इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स. गोपुराम्स होते हैं ऐसे बड़े चौड़े गेट, आप देखते हैं ना साउथ के टेम्पल्स में होते हैं, वो गोपुराम्स होते हैं. ही ऑल्सो फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड एज नागलापुरम आफ्टर हिज मदर. ठीक है, नागलापुरम भी उन्होंने फाउंड किया. Some of the most detailed descriptions of विजयनगर come from his time or just after. राइट, अब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कृष्णदेवराया जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर्स बना के लिख लो. क्लियर, आगे चलते हैं. अब आता है हमारा डिक्लाइन. Strain began to show within the imperial structure following Krishnadevaraya's death in 1529. His successors were troubled by rebellious नायकास. नायकास कौन है? मिलिट्री कमांडर्स जो पावर लेना चाहते हैं लीनिएज से, राइट. सो रायास आर रूलर्स, किंग्स, एंड नायकास आर मिलिट्री कमांडर्स. ठीक है, तो हिज सक्सेसर्स जो और रूलर्स थे उनको रेबेलियस नायकास ने बहुत परेशान किया. By 1542, control at the center had shifted to another ruling lineage. अब दूसरी lineage आती है तुलुवास के बाद अराविदूस, which remained in power till the end of the 17th century. तो आपको ये पूरी lineage, सबसे पहले कौन आए? संगम डायनास्टी, देन सलुवास, देन तुलुवास एंड देन अराविदूस. और उनका आगे टाइम पीरियड लिख लीजिए, CUET के लिए इंपॉर्टेंट है. During this period, as indeed earlier, the military ambitions of the rulers of Vijayanagar as well as those of the Deccan Sultanates resulted in shifting alignments. हमेशा ना ये कोई अलायंस किसी के पास हो गया, अब ये रूलर्स साथ में हो गए, शिफ्टिंग रहता था पॉलिटिकल, अगर हम अलायंस की बात करें तो. ठीक है, इवेंचुअली दिस लेड टू एन अलायंस ऑफ द सल्तनेट्स अगेंस्ट विजयनगर. तो भैया बुरा होता है, बाकी सल्तनेट मिलके विजयनगर के अगेंस्ट अलायंस बना लेते हैं. सो इन 1565 रामा राया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर, लेड द आर्मी इनटू बैटल एट राक्षसी तंगड़ी, ऑल्सो नोन एज तालीकोटा. ठीक है, एक जगह है वेयर हिज फोर्सेस वर रूटेड बाय द कंबाइंड आर्मीज, जहाँ पे उसकी आर्मी को, फोर्सेस को तीनों सल्तनत की कंबाइंड आर्मीज ने हरा दिया. कौन सी आर्मीज थी? बीजापुर की, अहमदनगर की एंड गोलकोंडा. द विक्टोरियस आर्मी सैक्ड द सिटी ऑफ विजयनगर, लूट लिया. द सिटी वॉज टोटली अबैंडेंड. विद इन अ फ्यू ईयर्स पूरी सिटी खत्म हो गई, लोग चले गए. नाउ द फोकस ऑफ द एम्पायर शिफ्टेड टू द ईस्ट. अब ईस्ट में, पहले हम वेस्ट में थे, अब ईस्ट में फोकस शिफ्ट होता है, वेयर द अराविदू डायनास्टी रूल्ड फ्रॉम पेनुकोंडा एंड लेटर फ्रॉम चंद्रागिरी नियर तिरुपति. क्लियर है? अगेन यहाँ डिटेल में ज़्यादा जाओगे तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई डोंट थिंक वो वर्थ इट है, राइट. बट अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, फिर तो पूरी हिस्ट्री पढ़ो UPSC 2 जाके. क्लियर? चलिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे मैंने पढ़ा, सिर्फ NCERT से रिस्ट्रिक्टेड है. मेरे को बाहर की कोई, मैंने PhD नहीं करी हुई, बैचलर्स नहीं करी हुई हिस्ट्री में. सो आई एम जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट इज रिटन इन द NCERT. एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे को बिल्कुल भी नहीं है. आई एम जस्ट मेकिंग इट सिंपल फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड क्या लिखा है और कैसे ये रेलिवेंट है. क्लियर है? चलिए. Although the armies of the sultans were responsible for the destruction of the city of Vijayanagar, relations between the sultans and the rayas were not always or inevitably hostile in spite of religious differences. चलो, अब यहाँ बात हो रही है सुल्तान्स और रायास के रिलेशंस इतने भी कड़वे नहीं थे, कोऑपरेशन, फ्रेंडलीनेस की बात हो रही है, कभी कभी कोऑपरेशन भी चलता था, राइट. फॉर एग्जाम्पल कृष्णदेवराया सपोर्टेड सम
claimants to powers in the sultanates and took pride in the title establisher of the Yavana kingdom. उनको हेल्प करी कि वो जीते वहाँ पे, वो वहाँ पे रूल कर पाए, और उनको क्या नाम दिया गया, एस्टैब्लिशर ऑफ द यावना किंगडम. वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रही हूँ. सिमिलरली द सुल्तान ऑफ बीजापुर इंटरवीन्ड टू रिजॉल्व द सक्सेशन डिस्प्यूट्स इन विजयनगर. उन्होंने इनके सक्सेशन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाया. ठीक है, after the death of Krishnadevaraya. In fact, the Vijayanagar kings were keen to ensure the stability of the sultanates and vice versa, कि stable power रहे, right, ज़्यादा fluctuation ना हो power में. It was the adventurous policy of Rama Raya, जो चीफ मिनिस्टर थे, इनकी जो महान पॉलिसी थी, जिन्होंने एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान की तरफ खेलने की कोशिश करी. इस वजह से सबने मिलके विजयनगर पे हमला किया. राइट, क्लियर है. चलिए आगे चलते हैं द रायास एंड द नायकास पे. अमंग दोज हु एक्सरसाइज्ड पावर इन द एम्पायर वर मिलिट्री चीफ्स. अब बात करते हैं नायकास के बारे में. पावर थी उनके पास भैया एम्पायर में, हु यूजुअली कंट्रोल्ड फोर्ट्स एंड हैड आर्म्ड सपोर्टर्स. तो भैया उनके पास फोर्ट्स पे भी उनका कब्जा था, उनके अंडर बहुत सारे फोर्ट्स थे, राइट, और उनके पास अपनी खुद की आर्मी भी थी, राइट, आर्म्ड सपोर्टर्स थे. फाइन, चलिए. These chiefs often moved from one area to another and in many cases were accompanied by peasants looking for fertile land on which to settle. तो ये मोस्टली ऑन द मूव रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, एंड बहुत सारे पेजेंट्स, फार्मर्स इनको फॉलो करते थे इन द सर्च ऑफ फर्टाइल लैंड. कहाँ पे हमें अच्छा लैंड मिल जाए एग्रीकल्चर करने के लिए, जिससे हमारा जिसकी वजह से हम वहाँ रह सकें और ट्रेड कर सकें. These chiefs were known as Nayakas and they usually spoke Telugu or Kannada, right? Many Nayakas submitted to the authority of the kings of Vijayanagar. बहुत सारे cooperate कर लेते थे किंग के साथ, उनको बोल देते थे कि okay you are supreme, but they often rebelled and had to be subdued by military action. But वो आवाज़ भी उठाते थे, उनके अगेंस्ट भी चले जाते थे और उनको मिलिट्री के थ्रू कंट्रोल करना पड़ता था, राइट. किंग को नायकास को कंट्रोल करना पड़ता था मिलिट्री एक्शन के थ्रू, राइट. चलिए, द अमर नायका सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर. It is likely that many features of this system were derived from the Ikta system of the Delhi Sultanate. इक्ता सिस्टम के बारे में सर्च कर लीजिएगा. अमर नायकास के बारे में पढ़ते हैं. द अमर नायकास वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया. बेसिकली राया सबसे ऊपर है, राजा है ना, उसने नायकास को अपना अपना एक एक उनका एरिया दे दिया, जैसे जमींदार्स का होता था ना, राइट. तो इन एरिया पे कौन गवर्न करेगा, नायका गवर्न करेगा, राइट. और ये क्या करेगा, दे कलेक्टेड टैक्सेस, टैक्स लेगा इस एरिया में से, एंड अदर ड्यूज फ्रॉम पेजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स इन द एरिया, सिमिलर टू दैट सिस्टम ऑफ जमींदार, राइट. दे रिटेन्ड पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज, थोड़ा प्रॉफिट उनके पास रहेगा, एंड फॉर मेंटेनिंग अ स्टिपुलेटेड कंटिजेंट ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए, यहाँ जो आर्मी की बात करी, राइट. क्लियर है. दीज कंटिजेंट्स प्रोवाइडेड द विजयनगर किंग्स विद एन इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स विद विच दे ब्रॉट द एंटायर सदर्न पेनिनसुला. तो ऐसे वो इस पैसे से अपनी आर्मी भी बना लेते थे, जो बाद में वॉर के टाइम पे काम आती थी. Some of the revenue was also used for the maintenance of temples and irrigation works. Basically इस एरिया में सब कुछ चलाने के लिए वो पैसे यूज किए जाएंगे, राइट. सो दिस वाज द अमर नायका सिस्टम. क्लियर है. चलिए, द अमर नायकास सेंट ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट्स टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी. ये किंग और नायका की रिलेशनशिप दिखा रहे हैं. वो भैया उनको हर साल कुछ अमाउंट ट्रिब्यूट पे करना होता था किंग को, एंड रॉयल कोर्ट में भी पर्सनली जाके अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस करने के लिए किंग से बातचीत करते थे, इंटरैक्ट करते थे. Kings occasionally asserted their control over them by transferring them from one place to another. Kings भी भैया मूडी है, अगर कभी मन किया ये इतना इतरा रहा है, जाओ आप, अब आपका ट्रांसफर उधर हो गया है, राइट. However, during the course of the 17th century, many of these Nayakas established independent kingdoms. जैसे डिक्लाइन पास आते गया, ये जो नायकास थी ये अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनाने लग गए,
राइट. दिस हैस्टेंड द कोलैप्स ऑफ सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर. इसकी वजह से ये जो प्रोसेस था कोलैप्स का ये फास्टन हो गया, राइट, कि जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो ब्रेक डाउन हो गई. चलिए यहाँ अमर की बात करें तो अमीर से हमें मतलब ये वर्ड आया है मीनिंग अ हाई नोबल, जिसके पास खुद की फोर्ट है, खुद की आर्मी है, राइट, जमींदार की तरह. एग्जैक्टली. चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू विजयनगर, द कैपिटल एंड इट्स एनविरॉन्स. Like most capitals, Vijayanagar was characterized by a distinctive physical layout and building style. वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगर इज इट्स नेचुरल बेसिन, जो नेचुरल रिवर है, राइट, formed by the river Tungabhadra, which flows in a northeasterly direction, right. river Tungabhadra flow होता है northeasterly direction में, right. The surrounding landscape is categorized by stunning granite hills that seem to form a girdle around the city, जो protect करती है city को, right. A number of streams flow down to the river from rocky outcrops. ठीक है, तो natural basin है हमारे पास, natural river है. In almost all cases, embankments were built along these streams to create reservoirs of various sizes. ठीक है, एम्बैंकमेंट्स एक ऐसे बिल्ड कर लेते थे टू कलेक्ट दी वाटर, राइट, रिजर्वॉयर्स, वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने के लिए, टू स्टोर वाटर. एज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अरिड जोन्स ऑफ द पेनिनसुला, अरिड यानी कि ड्राई जोन्स ऑफ द पेनिनसुला, elaborate arrangements had to be made to store rain water and conduct it to the city, right. तो रेन वाटर स्टोर करने के लिए हमें प्रॉपर इंतज़ाम करना पड़ता था और उसको सिटी तक पहुंचाने के लिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सच टैंक वॉज बिल्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 15th century एंड इट वॉज नोन एज द कमलापुरम टैंक. ठीक है, कमलापुरम टैंक. वाटर फ्रॉम दिस टैंक नॉट ओनली इरीगेटेड द फील्ड्स को भी इरिगेशन मिलता था इसकी वजह से, बट ऑल्सो वॉज कंडक्टेड थ्रू अ चैनल टू द रॉयल सेंटर. रॉयल सेंटर की तरफ भी इसी टैंक से पानी भेजा जाता था. ये बात याद रखना कि इस पूरे चैप्टर में हम विजयनगर सिटी की बात कर रहे हैं, जो कैपिटल है, पूरे एम्पायर की यहाँ बात नहीं हो रही है, विजयनगर सिटी की बात हो रही है, राइट. फोर्टिफिकेशंस एंड रोड्स. Before we examine the different parts of the city in detail, let us look at what enclosed them all. Right. The great fortress walls. पूरी सिटी को क्या enclose कर रहा है? Great walls, fortress walls. Abdur Razak, an ambassador sent by the ruler of Persia to Calicut in the 15th century, was greatly impressed by these fortifications. Fort की तरह बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई हैं and mentioned 7 lines of forts. 7 lines हैं, ध्यान से सुनो, समझो, याद करने की जरूरत नहीं है, समझोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. These encircled not only the city, जो कि सिटी के आसपास बनी हुई थी, but also agricultural hinterland and forest, जो agricultural land है आसपास और forests है, उसमें भी वो walls थी, right. 7 walls. ठीक है, the outermost wall linked the hills surrounding the city. हिल से कनेक्ट करती थी. द मैसिव मेसनरी कंस्ट्रक्शन वॉज स्लाइटली टेपर्ड. नो मोर्टर और सीमेंट एजेंट वॉज एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द कंस्ट्रक्शन. द स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड विच हेल्ड देम इन प्लेस एंड द इनर पोर्शन ऑफ द वॉल वॉज अर्थ पैक्ड विद रबल. स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बैस्टियंस प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स. नॉट इम्पॉर्टेंट, डिस्क्राइब किया हुआ है सब कुछ. वॉट वॉज मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट दिस फोर्टिफिकेशन इज दैट इट एनक्लोज्ड एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट, राइट. एग्रीकल्चरल एरिया सारा वो उसको भी एनक्लोज कर रही है, राइट. अब्दुल रज़क नोटेड दैट बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वॉल्स देयर आर कल्टिवेटेड फील्ड्स, गार्डन्स एंड हाउसेस, राइट. एंड पायस ऑब्जर्व्ड from this first circuit until you enter the city, there is a great distance in which are fields in which they sow rice, and how many gardens and much water in which water comes from 2 lakes, right. डिस्क्राइब किया हुआ है वही जो हमने बात करी fortified walls की. These statements have been corroborated, have been supported by present day archaeologists who have also found evidence of an agricultural tract between the sacred center and the urban core. अभी हम ये पढ़ेंगे रॉयल सेंटर, सेक्रेड सेंटर, अर्बन कोर, ये क्या क्या है.
This tract was serviced by an elaborate canal system drawing water from the Tungabhadra. पूरा कैनाल सिस्टम है जो तुंगाभद्रा रिवर से वाटर लेके सबको सप्लाई करता है. Why do you think agricultural tracts were incorporated within the fortified area? इनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? Often the objective of medieval sages was to starve the defenders into submission. ताकि भैया उनको जो बाहर से हमला आने वाला है या जो बाहर हम पे अटैक करने के लिए है, जो वी कैन से जो ऑपोजिशन रूलर्स हैं, ऑपोजिशन सुल्तान्स हैं, राइट, जो भी हमारे राइवल्स हैं, उनको एक भी दाना ना मिले हमारी खेती बाड़ी में से, राइट, कि वो भैया स्टार्व कर करके ही गिव अप कर दें, राइट, वो सरेंडर कर दें. दीज सेजेस could last for several months and sometimes even years. ये जो wars थी ये महीनों महीनों चलती थी और कभी कभी सालों तक. Normally rulers tried to be prepared for such situations by building large granaries within fortified areas. The rulers of Vijayanagar adopted a more expensive and elaborate strategy of protecting the agricultural belt itself. कि पूरा हमारे पास आ जाएगा, एग्रीकल्चरल बेल्ट को ही अपने फोर्ट के अंडर ले लीजिए ताकि हमें ये जो ग्रेनरीज हैं ये ना बनानी पड़े, पूरा एरिया ही हमारे पास है, राइट. चलिए, a second line of fortification went around the inner core of the urban complex. एंड अ थर्ड लाइन सराउंडेड दी रॉयल सेंटर. तो पहली एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स पे है, फिर अर्बन कोर के लिए है और फिर बीच में है रॉयल सेंटर विद इन विच ईच सेट ऑफ मेजर बिल्डिंग्स वॉज सराउंडेड बाय इट्स ओन हाई वॉल्स. हर एक बिल्डिंग की भी बहुत बड़ी वॉल थी प्रोटेक्शन के लिए, राइट. The fort was entered through well-guarded gates which linked the city to major roads. Gateways were distinctive architectural features that often defined the structures to which they regulated access. जो गेटवे है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ गेटवे इन अ फोर्टिफिकेशन वॉल. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि आप किस जगह में एंट्री कर रहे हैं, राइट, वो पूरा एक लुक आता है. द आर्च ऑन द गेटवे लीडिंग इनटू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट एज वेल एज द डोम ओवर द गेट, यहाँ आप देख सकते हैं, are regarded as typical features of the architecture introduced by Turkish sultans. टर्की में ऐसा पाया जाता है, right? Art historians refer to this style as the Indo-Islamic as it grew continually through interaction with local building practices in different regions. Important है, right? चलिए आगे चलते हैं. Archaeologists have studied roads within the city and those leading out from it. अब roads की बात हो रही है. These have been identified by tracing paths through gateways as well as by finding pavements. Roads generally wound around through the valleys, avoiding rocky terrain. Valley के through road बने हुए थे instead of the mountain area. Some of the most important roads extended from the temple gateways and were linked by bazaars. Overview है, basic चीज़ है. अब चलते हैं अर्बन कोर पे, बीच वाले एरिया पे. मूविंग अलोंग द रोड्स लीडिंग इनटू द अर्बन कोर, एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट से अब हम आते हैं अर्बन कोर में. देयर इज रिलेटिवली लिटिल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. लोगों के आम घरों के लिए ज़्यादा एविडेंस हमें नहीं मिला है. आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड फाइन चाइनीज पोर्सिलेन in some areas, including in the northeastern corner of the urban core, and suggest that these areas may have been occupied by rich traders. यहाँ पे rich लोग रहते होंगे, traders थे जो merchants थे. This was also the Muslim residential quarters. क्यों भैया? Tombs and mosques located here have distinctive functions, yet their architecture resembles that of mandapas found in the temples of Hampi. कनेक्शन है बट थोड़ा सा अलग भी है. टूम्स हैं, मॉस्क्स हैं, राइट. दिस इज हाउ द 16th century पोर्चुगीज ट्रैवलर बारबोसा, ये जो हम कहते हैं ना फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स लिए हैं, यहाँ जो अब्दुल रज़क मैंशनड है, बारबोसा मैंशनड है, ये एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है. Describe the houses of ordinary people which have not survived. The other houses of the people are thatched but nonetheless well built and arranged according to occupations in long streets with many open places. Occupation के हिसाब से arranged थे. यहाँ पे traders रह रहे हैं, यहाँ पे peasants रह रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने बोला है. Field surveys indicate that the entire area was dotted with numerous shrines and small temples, right? टेम्पल्स थे, श्राइन्स थी तरह तरह की, पॉइंटिंग टू द प्रेवलेंस ऑफ अ वेराइटी ऑफ कल्ट्स परहैप्स सपोर्टेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज.
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कल्ट, मतलब एक जो एक रिलीजियस, वी कैन से रिलीजियस कल्चर्स या रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो करता है एक ग्रुप, उसको कल्ट कहते हैं, राइट? एंड which was supported by different communities. The surveys also indicate that wells, rainwater tanks as well as temple tanks may have served as a sources of water to the ordinary town dwellers, the ordinary residing people, right? Again बहुत basic था. अब हम चलते हैं रॉयल सेंटर पे, important है. The royal center was located in the southwestern part of the settlement. Southwestern, right? Although designated as royal center, it included over 60 temples. उसमें almost 60 temples थे. Clearly, the patronage of temples and cults was important for rulers who were trying to establish and legitimize their authority through association with the divinities housed in the shrines. ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. क्या बात हो रही है? रॉयल सेंटर नाम है, यानी कि वहाँ किंग और किंग की फैमिली रह रही होगी, बट वहाँ पे 60 से ज़्यादा टेम्पल्स दिख रहे हैं. ये क्या दिख रहा है? क्या ये हमें प्रोजेक्ट करता है जो हमने पहले पढ़ा कि जो पेट्रोनेज प्रोवाइड करते हैं किंग्स, किस लिए? अपनी अपनी लेजिटिमेसी, अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, लोगों के गुड बुक्स में आने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए, राइट? अपना वो जो है एस्टैब्लिश करने के लिए सारा अथॉरिटी, राइट? तो वो किस तरीके से करते हैं? रिलीजियसली लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं बाय पेट्रनाइजिंग टेम्पल्स, राइट? कि टेम्पल्स को स्पॉन्सर करके बनवाना जगह जगह, राइट? About 30 building complexes have been identified as पैलेसेस. बहुत सारे पैलेसेस भी थे वहाँ पे. These are relatively large structures that do not seem to have been associated with ritual functions. जहाँ पे ज़्यादा मतलब ऐसे रिचुअल फंक्शंस की टेम्पल है या कुछ और है ऐसा नहीं आइडेंटिफाई हुआ, तो आम सी बात है पैलेसेस ही होंगे. वन डिफरेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स एंड टेम्पल्स इज दैट द लैटर वर कंस्ट्रक्टेड एंटायरली ऑफ मेजनरी. जो ये पैलेसेस थे वो सिर्फ मेजनरी से बने थे, वाइल द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सेक्युलर बिल्डिंग्स, जो टेम्पल्स थे, वो पेरिशेबल मटेरियल्स से बने थे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? मेजनरी यानी कि सॉलिड मटेरियल, फॉर एग्जांपल स्टोन्स, क्लेस, ब्रिक्स, राइट? और पेरिशेबल मटेरियल्स यानी कि जो बहुत जल्दी पेरिश हो जाता है, जैसे कि लीव्स, कुछ हो सकता है कोई और मटेरियल, ब्रांचेस, राइट? एनिमल का कोई प्रोड्यूस, कुछ ऐसा, राइट? तो पेरिशेबल मटेरियल्स जो टेम्पररी मटेरियल से बने थे वो टेम्पल्स होते थे, और मेजनरी प्रॉपर कॉन्क्रीट ब्रिक्स, क्ले, स्टोन से बने थे, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं पैलेसेस से. चलिए, द महानवमी दिब्बा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये करे बिना आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे. सम ऑफ द मोर डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द एरिया हैव बीन असाइंड नेम्स बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग्स एज वेल एज देयर फंक्शंस. किस तरीके से वो बने हैं और वो क्या फंक्शन के लिए बने हैं, किस चीज़ के लिए बने हैं, उससे इनका नाम बनाया गया. महानवमी दिब्बा. The King's Palace is the largest of the enclosures but has not yielded definitive evidence of being a royal residence. King's Palace एक बहुत बड़ी जगह मिली, बट उसमें अभी इतना एविडेंस नहीं है कि हम कह सके ये रॉयल रेसिडेंस था. इसी के अंदर भैया इट हैज़ 2 of the most impressive प्लेटफॉर्म्स यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं द महानवमी दिब्बा. यूजुअली कॉल्ड द ऑडियंस हॉल. एक तो है ऑडियंस हॉल नंबर 1 और दूसरा है द महानवमी दिब्बा, right? The entire complex is surrounded by high double walls with a street running between them. ठीक है, बीच में एक स्ट्रीट है, एक रोड है. The audience hall is a high platform with slots for wooden pillars at close and regular intervals. It had a staircase going up to the second floor which rested on these pillars. The pillars being closely spaced would have left little free space and thus it is not clear what the hall was used for. जो ऑडियंस हॉल था वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्लॉट्स थे जहाँ पे वुडन पिलर्स लगे हुए थे, राइट? जैसे यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर वुडन पिलर्स खड़े हुए हैं. ठीक है, बोला गया कि इन वुडन पिलर्स के ऊपर प्रॉबेबली सीढ़ियाँ जाती थी, राइट? और अभी हमें नहीं पता ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था. अब बात करते हैं महानवमी दिब्बा की. लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी, द महानवमी दिब्बा इज अ मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग. यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म है ना पूरा, राइजिंग फ्रॉम अ बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट टू अ हाइट ऑफ 40 फीट. यहाँ देख सकते हैं ये 11,000 स्क्वायर फीट आएगा हमारा और ये 40 फीट की हाइट आएगी.
There is evidence that it supported a wooden structure. The base of the platform is covered with relief carvings. ऐसा बोला गया है कि इसके ऊपर एक वुडन स्ट्रक्चर था, राइट? चलिए अब रिचुअल्स की बात करते हैं. क्या होता था ये, क्यों इसका नाम महानवमी दिब्बा लिखा गया है? रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर प्रोबेबली कोइंसाइडेड विद द महानवमी. महानवमी से हम क्या समझ पा रहे हैं? महा और नवमी. नवमी यानी कि 9 days, राइट? और महा यानी कि ग्रेट. लिटरली द ग्रेट 9th day ऑफ द 10-day हिंदू फेस्टिवल ड्यूरिंग द ऑटम मंथ्स ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर. अलग अलग नाम क्या है? दशहरा इन नदर्न इंडिया, दुर्गा पूजा इन बंगाल, नवरात्रि और महानवमी इन पेनिनसुलर इंडिया, राइट? The Vijayanagar kings displayed their prestige, power and suzerainty on this occasion. तो जो किंग्स थे वो इस टाइम अपना पावर, अथॉरिटी, राइट, अपनी सुप्रीमेसी दिखाते थे. कैसे? सेरेमनीज के थ्रू. द सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ द इमेज, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स एंड द सैक्रिफाइस ऑफ बफेलोज एंड अदर एनिमल्स. इंपॉर्टेंट है ये. Dances, wrestling matches and processions of caparisoned horses, elephants and chariots and soldiers, as well as ritual presentations before the king and his guests by chief nayakas and subordinate kings marked the occasion. क्या क्या होता था? डांसेस परफॉर्म होते थे, रेसलिंग मैचेस होते थे, जो सारे हमने वॉर में घोड़े वगैरह उनको हराया है वो सारे हमारे पास आ जाते थे, राइट? तो क्या क्या होता था? हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट, सोल्जर्स, सबका डिस्प्ले होता था कि देखो, जैसे हम 26 जनवरी को अपनी पूरी मिलिट्री, न्यूक्लियर पावर, कैपेबिलिटी सब दिखाते हैं ना, वैसे ही कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, राइट? और क्या होता था? रिचुअल प्रेजेंटेशंस कौन देने आता था भैया? चीफ नायकास और बाकी जो सबऑर्डिनेट किंग्स थे, राइट? दीज सेरेमनीज वर इम्ब्यूड विद डीप सिंबॉलिक मीनिंग. क्या सिंबलाइज करती हैं ये? On the last day of the festival, the king inspected his army and the armies of the Nayakas in a grand ceremony in an open field. उनको inspect करते थे king. On this occasion, the Nayakas brought rich gifts for the king as well as the stipulated tribute. जो annual tribute की बात करिए वो इस दिन Nayakas king को देते थे gift के साथ to express their loyalty, right? To authorize his power above them, right? Was the Mahanavami Dibba that stands today the center of this elaborate ritual? Scholars have pointed out that the space surrounding the structure does not seem to have been adequate for elaborate processions of armed men, women and large number of animals. कि इसके आसपास जो जगह है वो इतनी बड़ी तो नहीं है कि इतना बड़ा भैया यहाँ पे प्रोसेशन निकले, यहाँ पे सब मार्च कर रहे हैं, आर्म्ड मैन, हॉर्सेस, विमेन, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स. ऐसा तो नहीं लग रहा. लाइक सम ऑफ द अदर स्ट्रक्चर्स इन द रॉयल सेंटर, इट रिमेन्स एन एनिग्मा, राइट? अगेन वी कांट से एनीथिंग कि क्या था क्या नहीं था ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस. अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर, और क्या क्या था रॉयल सेंटर में? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर इज द लोटस महल, so named by British travelers in the 19th century. उन्होंने इसका नाम रखा लोटस महल. हमें लग रहा होगा बहुत रोमांटिक होगा, वाओ क्या होगा, बट हिस्टोरियंस आर नॉट दैट श्योर कि क्या इसका पर्पस था. ऐसा बोला जाता है कि इट मे हैव बीन अ काउंसिल चेंबर जहाँ पे किंग अपने एडवाइजर से मीटिंग करता था. While most temples were located in the sacred center, there were several in the royal center as well. अब हम देख पा रहे हैं रॉयल सेंटर में हमने पढ़ा 60 अराउंड टेम्पल्स थे, बट जो मेन टेम्पल्स के लिए था दैट वाज नोन एज सेक्रेड सेंटर, राइट? चलिए, सो अब हम बात करेंगे द टेम्पल्स इन द रॉयल सेंटर. वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर ऑफ दीज इज known as Hazara Rama Temple. This was probably meant to be used only by the king and his family. तो सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए था. The images in the central shrine are missing. जो वहाँ पे इमेज थी गॉड की श्राइन पे वो मिसिंग है, राइट? हाउएवर स्कल्प्टेड पैनल्स ऑन द वॉल सर्वाइव. वॉल पे जो स्कल्पचर था यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये अभी भी दिखता है, राइट? These include scenes of the Ramayana sculpted on the inner walls of the shrine, right? यहाँ ये रामायणा के scenes हमें डिपिक्ट होते हैं. While many of the structures at Vijayanagar were destroyed when the city was sacked, traditions of building palatial structures were continued by the Nayakas. बहुत बड़े बड़े structures, गोपुराम्स, मंडपास हम आगे पढ़ेंगे, वो जो ट्रेडिशन था उनको बनाने का वो तब भी कंटिन्यू हुआ आफ्टरवर्ड्स, राइट? Many of these buildings have survived.
अब हम स्टडी करेंगे इन बिल्डिंग्स को. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेक्रेड सेंटर. अभी हमने रॉयल सेंटर की बात करी, अब हम देखेंगे सेक्रेड सेंटर में क्या क्या था. चलिए, चूजिंग अ कैपिटल. We now move to the rocky northern end of the city on the banks of तुंगाभद्रा. अब विजयनगर सिटी के हम नदर्न पार्ट पे मूव कर रहे हैं जो कि तुंगाभद्रा रिवर के बैंक्स पे है. मैप में हमने देखा है, अगेन आप क्रॉस चेक कर लीजिए. अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन दीज हिल्स शेल्टर्ड द मंकी किंगडम ऑफ बाली एंड सुग्रीव मेंशन इन द रामायणा. राइट, हनुमान जी के साथ बाली और सुग्रीव होते हैं, वही उनके एम्पायर को ये हिल्स प्रोटेक्ट करती हैं. अदर ट्रेडिशन सजेस्ट दैट पंपा देवी द लोकल मदर गॉडेस डिड पेनेंस इन दीज हिल्स इन ऑर्डर टू मैरी वीरूपक्षा द गार्डियन डेटी ऑफ द किंगडम, ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ शिवा. दूसरा, पहला क्या कह रहे हैं कि ये वो वाली हिल्स थी जो वाली और सुग्रीव के मंकी किंगडम को प्रोटेक्ट करती है. दूसरे ट्रेडिशंस क्या कह रहे हैं भैया, लोग ओपिनियंस हैं ये लोगों के, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे पंपा देवी जी जो थी वो जाप करती थी, ध्यान करती थी, किसके लिए, टू मैरी वीरूपक्षा द गार्डियन डेटी ऑफ द किंगडम, ऑल्सो ही वॉज अ फॉर्म ऑफ शिवा. राइट, to this day this marriage of Pampa Devi and Virupaksha is celebrated annually in the Virupaksha temple. देख रहे हैं आप traditions कैसे चले आ रहे हैं. Among these hills are found Jaina temples of the pre-Vijayanagar period as well. In other words, this area was associated with several sacred traditions. हमने बात करी ना, तीसरा ट्रेडिशन है जैना टेम्पल्स, तो हो सकता है यहाँ कुछ जैनिज्म का भी लिंक हो. राइट, सो दिस एरिया वाज एसोसिएटेड विद सेवरल सेक्रेड ट्रेडिशंस. चलिए, टेम्पल बिल्डिंग इन द रीजन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक टू द डायनेस्टीज सच एज द पल्लवास, चालुक्यास, होसालास एंड चोलास, जो हमने शुरू में पढ़ा. Rulers very often encouraged temple building as a means of associating themselves with the divine, कि हम divine God से connected हैं, association आना एक. Often the deity was explicitly, clearly, साफ साफ, और implicitly, indirectly identified with the king. ठीक है, deity जो है, deity यानी कि God को king से इक्वलाइज किया जाता था, एसोसिएट किया जाता था, बराबर रखा जाता था. टेम्पल्स ऑल्सो फंक्शनड एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग. वहाँ पे क्या क्या होता था भैया, अभी हम यहाँ देखेंगे. temples developed as significant religious, social, cultural and economic centers from the point of view of the rulers. Constructing, repairing and maintenance of temple was an important means of winning support of the people. लोगों की अच्छाई, good books में आ रहे, उनका support जीतोगे, and recognizing their power, wealth and piety. राइट, कि वो कितना दान पुण्य कर रहे हैं, वो कितने अच्छे हैं, कितनी पावर है, वेल्थ है, उनको एक अथॉरिटी जो है वो लोगों से एक वी कैन से अप्रूवल मिलता था. राइट, टेम्पल्स besides rulers and others often granted land and other resources for maintenance of temples. Right, patronize करते थे. It is likely that the very choice of the site of Vijayanagar was inspired by the existence of the shrines of Virupaksha and Pampa Devi. In fact, the Vijayanagar kings, अब यहाँ हम देखेंगे वो कैसे खुद को एसोसिएट करते थे डेटीज के साथ, गॉड के साथ. Vijayanagar kings claimed to rule on the behalf of the god Virupaksha, कि उन्होंने हमें चूज किया है, हमें भेजा है आप पे रूल करने के लिए. All royal orders were signed Shri Virupaksha, usually in the Kannada script. तो all the orders were signed in the name of Shri Virupaksha. Rulers also indicated their close links with gods by using the title Hindu Surat Rana. Important है ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा. This was a Sanskritization of the Arabic term Sultan, meaning king, so it literally meant Hindu Sultan. Right? आ सकता है short answers में. Even as they drew on earlier traditions, the rulers of Vijayanagar innovated and developed these. राइट, जो ट्रेडिशंस हैं ये टेम्पल बिल्डिंग का, इसमें भी इनोवेशन लाई गई. रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वॉज नाउ डिस्प्लेड इन टेम्पल्स. भैया रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर जो रॉयल फैमिली से एसोसिएटेड है, किंग्स से एसोसिएटेड है, वो सारा भी टेम्पल्स में लगाया जाता था. एंड द किंग्स विजिट्स टू टेम्पल्स वर ट्रीटेड एज एन इम्पॉर्टेंट
state as important state occasions on which he was accompanied by the important nayakas of the empire. कि आज का दिन किंग आएगा, द रूलर विल कम टू द टेम्पल, तो ये एक बहुत बड़ा ओकेजन बन जाता था, राइट। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, गोपुराम्स एंड मंडप्स, ध्यान दीजिए। ये पूरा जो फोटोग्राफ है ये वीरूपक्षा टेम्पल का एरियल व्यू है, पूरा व्यू है। In terms of temple architecture, by this period, certain new features were in evidence. These included structures of immense scale, बहुत बड़े structures that must have been a mark of imperial authority. Best exemplified by the Raya Gopurams, figure 7.7. देखिए, दिस इज अ गोपुराम, ये पूरा अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे साउथ टेम्पल्स में ये है, राइट। पूरा गेटवे है जो also known as royal gateways that often dwarfed the towers on central shrines. जो अंदर जो shrine है, जो temple है, उसको छोटा दिखा देती थी क्योंकि ये इतने खुद बड़े massive होते थे, right? And signaled the presence of the temple from a great distance. पहले से ही दिख जाए यहाँ पे एक temple है, right? और ये क्या represent करते थे? Imperial authority, जो king है उसकी power, right? चलिए, they were also probably meant as reminders of the powers of kings, able to command the resources, कि वो इतने resources भैया capture कर रहा है, इतना अच्छा बना रहा है, techniques and skills needed to construct these towering gateways, right? So this was the representation of the king's influence. Other distinctive features include मंडपास और pavilions. यहाँ पे है ये मंडपा, पूरा मंडप, मंडपा क्या, मंडप जिसे कहते हैं। अगर आपने देखा है इंडियन वेडिंग्स में, हिंदू वेडिंग्स में जो फेरे होते हैं मंडप में होते हैं, राइट, ऐसे एक मंडप बना होता है। तो सिमिलरली अदर डिस्टिंक्टिव फीचर इंक्लूडेड मंडपास और पेविलियंस and long pillared corridors that often ran around the shrines within the temple complex. जो corridors होते हैं टेम्पल के आसपास, right? Let us now look at two temples closely. Very important, वीरूपक्षा टेम्पल एंड विठल्ला टेम्पल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल करके जाना है। सबसे पहले वीरूपक्षा टेम्पल, इट वॉज बिल्ट ओवर सेंचुरीज, बहुत पुराना है, राइट। वाइल इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द अर्लीस्ट श्राइन dated to the 9th-10th centuries, it was substantially enlarged with the establishment of the Vijayanagar Empire, right? जो सबसे पहली जो श्राइन रखी गई थी, राइट, वो धीरे धीरे जैसे ही विजयनगर एम्पायर बड़ा हुआ वो भी उसको भी और ज़्यादा एनलार्ज करते गए, राइट। द हॉल इन द फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन, श्राइन मैंने आपको बताया है, जो श्राइन कहते हैं जो मूर्ति है, जो मेन गॉड है, डेटी है जहाँ रखे हैं, राइट, वहाँ उसके सामने एक मेन हॉल था विच वॉज बिल्ड बाय कृष्णा देवराया टू मार्क हिज एक्सेशन। जब उनको किंगडम मिला था, जब वो किंग बने थे, तो उस खुशी में उन्होंने ये हॉल बनवाया था। दिस वॉज डेकोरेटेड विद डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स, पिलर्स थे जिसमें बहुत सारी एकदम डेलिकेट कार्विंग्स थी। He is also credited with the construction of Eastern Gopuram. These additions meant that the central shrine came to occupy a relatively small part of the complex. जो main shrine थी वो छोटा ही एरिया ऑक्यूपाई करती है, बाकी सारा मंडपास, राइट, गोपुराम्स, ये सब जगह ले लेते हैं। The halls in the temple were used for variety of purposes. Very important. Some were spaces in which the images of gods were placed, जहाँ पे भगवान जी की तस्वीरें लगाई जाती थी, to witness special programs, जो special programs activities होती हैं ताकि वो भी witness करें, music, dance, drama, etc. अदर दूसरे halls में क्या होता था, they were used to celebrate the marriages of deities, जैसे हमने बात करी पंपा देवी एंड वीरूपक्षा जी, right? And yet others were meant for the deities to swing in, जहाँ पे deities जो god है उनके लिए basically space, right? Special images distinct from those kept in the small central shrine were used on these occasions. अलग अलग images special use की जाती थी, right? This was about the Virupaksha temple. Now let's move on to the Vithalla temple. Another shrine, the Vithalla temple, is also interesting. Here the principal deity, जो main god थे वो कौन थे? Vithalla थे. A form of Vishnu ji, right? Virupaksha ji was a form of Shiva and Vithalla ji was a form of Vishnu, generally worshipped in Maharashtra.
The introduction of the worship of the deity in Karnataka is another indication of the ways in which the rulers of Vijayanagar drew on different traditions to create an imperial culture. ये क्या दिखा रहा है, कैसे जो विजयनगर के भैया रूलर्स थे वो आसपास की चीज़ों को लेके, आसपास के कल्चर को लेके अकोमोडेट करते थे. As in the case of other temples, this temple too has several halls and has a unique shrine designed as a chariot. चैरियट की तरह है जो सेंट्रल श्राइन है. देखिए फिगर 7.24. देखिए ये जो श्राइन है चैरियट बना हुआ है, यहाँ पे व्हील्स हैं, राइट. यहाँ पे पूरा ये चैरियट है, राइट. सो द चैरियट ऑफ द विठला टेम्पल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टाइल क्या था, श्राइन डिजाइंड एज अ चैरियट. A characteristic feature of the temple complexes is the chariot streets that extended from the temple Gopuram in a straight line, right? Streets होती हैं जो straight line ऐसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ सीढ़ियाँ हैं, right? These streets were paved with stone slabs and lined with pillared pavilions in which merchants set up their shops. आप देख सकते हैं गुरुद्वारा से अगर आप वो लेंगे resemblance ऐसा ही है, right? Just as the Nayakas continued with the elaborated traditions of fortification, so they did with traditions of temple building, right? जो इन्होंने religious traditions follow करे after the decline of the empire, तो temple building भी जारी रखा. In fact, some of the most spectacular gopurams were also built by the local Nayakas, जो military chiefs थे उन्होंने भी बनाए, right? चलिए प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स. प्लॉट कर रहे हैं, देख रहे हैं. वी हैव बीन एग्जामिनिंग अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विजयनगर. सारे सोर्सेज, फोटोग्राफ्स, प्लान्स, एलिवेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्कल्पचर. हाउ वाज ऑल ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड, ये कैसे प्रोड्यूस होता था? आफ्टर द इनिशियल सर्वेज बाय कॉलिन मैकेंजी, इंफॉर्मेशन वाज पीस्ड टुगेदर फ्रॉम ट्रैवलर्स, अकाउंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. अब सोर्सेज को हम कैसे पूरा इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं? Through the 20th century, the site was preserved by the Archaeological Survey of India, ASI, and the Karnataka Department of Archaeology and Museums, right? 20th century onwards, site कौन preserve कर रहा है? ASI and the Karnataka Department of Archaeology and Museums. In 1976, Hampi was recognized as a site of national importance. Then, in the early 1980s, an important project was launched to document the material remains जो बचा हुआ है at the Vijayanagar in detail through extensive and intensive surveys using a variety of recording techniques. कैसे explore किया जा रहा है remains को, materials को, archaeological finds को. Over nearly 20 years, dozens of scholars from all over the world worked to compile and preserve this information. Let us look at just one part of this enormous exercise, mapping, in more detail. अब हम mapping को समझ रहे हैं. The first step was to divide the entire area into a set of 25 squares. यहाँ आप देख रहे हैं ना 5 each. तो ये 25 squares में divide कर दिया पूरे एरिया को. By a letter of the alphabet, A, B, C, D, E, F, G, Z से लेके, right? A to Z. Then each of the small squares was subdivided into a set of even small squares. राइट यहाँ पे भी फर्दर डिविजन करी हुई है, राइट. बट दिस वॉज नॉट ऑल. ईच ऑफ दी स्मॉल स्क्वायर्स वॉज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू अदर स्मॉल यूनिट्स. तो आप देख सकते हैं ऐसे पूरा प्रॉपर मैपिंग का प्रोसेस रहता है. As you can see, these detailed surveys have been extremely painstaking. बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस का काम है, मेहनत का काम है. एंड हैव रिकवर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड ट्रेसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम टाइनी श्राइन्स एंड रेसिडेंसेस टू इलैबोरेट टेम्पल्स. मैपिंग के थ्रू होता है ये सब. दे हैव ऑल्सो लेड टू द रिकवरी ऑफ ट्रेसेस ऑफ रोड्स, पाथ्स, बाजार्स एक्सेट्रा. नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत वेग इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ही रीड कर लीजिए, राइट. चलिए कुछ भी छोड़ेंगे नहीं. द लैटर हैव बीन लोकेटेड थ्रू फाइंड्स ऑफ पिलर बेसिस एंड प्लेटफॉर्म्स, ऑल दैट रिमेन ऑफ थ्राइविंग मार्केट. जो टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं, वो पिलर बेसिस के थ्रू आइडेंटिफाई करने में ईजी होती है. इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग समथिंग दैट जॉन एम फ्रिट्ज, George Michel and M.S. Nagaraj Rao, who worked for years at the site, wrote, "In our study of these monuments of Vijayanagar, we have to imagine a whole series of vanished wooden elements, columns, brackets, beams, ceilings, overhanging eaves, and
towers decorated with plaster and painted perhaps brightly. Not relevant यार. बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि सोर्सेज भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, मतलब इतना कुछ है, हमें सिर्फ इतना पता है, जो इतना एग्जिस्ट करता था वी डोंट नो, राइट. ऑल्दो वुडन स्ट्रक्चर्स आर लॉस्ट एंड ओनली स्टोन स्ट्रक्चर्स सर्वाइव, द डिस्क्रिप्शंस लेफ्ट बाय ट्रैवलर्स अलाउ अस टू रिकंस्ट्रक्ट some aspects of the vibrant life of the times. तो sources फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स भी हैं, राइट. चलिए, मेन पूरा मुद्दा घूमता है सोर्सेस के आसपास. Questions in search of answers. Buildings that survive tell us about the way spaces were organized and used. कैसे एक एरिया को यूज किया जाता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था. How they were built, with what materials and techniques, right? For example, we can assess the defense requirements and military preparedness of a city by studying its fortifications, कि कैसे पूरी city covered थी line of walls में, right? So इससे हमें पता चल रहा है क्या टेक्निक थी, military preparedness थी, right? Buildings also tell us about the spread of ideas and cultural influences if we compare them with buildings in other places, right? Gopurams क्या signify कर रहे हैं? Power of the kings. They convey ideas which the builders of or their patrons wished to project. They are often suffused with symbols which are a product of their cultural context. These we can understand when we combine information from other sources like literature, inscriptions and popular traditions. सबको collect करके, collate करके हमें अलग अलग political, social, we can say भैया अलग अलग spheres के बारे में पता चलता है. इसका ये मतलब होगा हम infer करते हैं, यानी कि हम उससे deduce करते हैं कि क्या हो सकता है. ये सब कुछ क्या हो सकता होगा इसके थ्रू ही हम पढ़ पा रहे हैं, राइट. कुछ भी सर्टेन नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ हिस्टोरियंस ने सोर्सेस के थ्रू कलेक्ट करके एस्टिमेट किया है. Investigations of architectural features do not tell us what ordinary men, women and children comprising the vast majority of the people who lived in the city and its outskirts thought about these impressive buildings. ये हमें नहीं पता चलता है कि लोग क्या सोचते थे, हमें वही दिख रहा है जो बच रहा है, जो मटेरियल हम एक्सेस कर पा रहे हैं. Would they have had access to any of these areas within the royal center or the sacred center? क्या ये जो एरिया है सेक्रेड सेंटर, रॉयल सेंटर, क्या आम लोग भी, ऑर्डिनरी पीपल वहाँ जा सकते थे? Would they hurry past the sculpture or would they pause to see, reflect and try and understand its complicated symbolism? क्या लोग रुक के देखते थे क्या बनाया गया है, क्या वो significant था उनके लिए? And what did the people who worked on these colossal construction projects think of the enterprises to which they had contributed their labor? जो labor थे उनका क्या opinion था, right? Clear है? बढ़िया. So, while rulers took all important decisions about the buildings to be constructed, the site, the material to be used, the style to be followed, who possessed the specialized knowledge required for such enormous enterprises? किसके पास इतना knowledge था architecture का, right? ये जो आप drawings, carvings देख रहे हैं, right? Who drew up the plans for the buildings? कैसे पूरा organization हो रहा था? Where did the masons, stone cutters, sculptors, who did the actual binding come from? Were they captured during war from neighboring regions? What kind of wages did they get? पूरा हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में चले गए, कैसे ये सब कुछ बनाया गया, क्या क्या प्रोसेस में कैसे हमने सबको इकट्ठा किया. How was building material transported and where did it come from? There are some of the questions that we cannot answer by merely looking at the buildings or their remains. Continuing research using other sources might provide some further clues. So, there are questions in search of answers जो हम अभी जो available material है, remains है, उससे नहीं पता लगा सकते. So, this was it about our chapter number 7, the imperial capital विजयनगर. I hope आपको सब कुछ समझ में आया है. आपका ये चैप्टर फुल्ली प्रिपेयर्ड तब होगा जब मैंने आपको जो बताया है कि आप प्लीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तो पॉइंटर्स फॉर्मेट में आंसर्स बना लीजिए, राइट. एंड साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग हमने कर ली है, समझ लिया है. पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप वही पॉइंटर्स आंसर में लिखाएं. एंड जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है वही आता है हमेशा, राइट. सो उसको और ज़्यादा ध्यान से कीजिएगा. सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. वी हैव कवर्ड आवर चैप्टर नंबर 7 and imperial capital Vijayanagar for class 12th history. Make sure to like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.